हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आकांक्षा त्रिवेदी और हम आ गए हैं अपने क्विज के साथ में। हमने कहा था ना लास्ट वीडियो में कि हम अब आपकी नॉलेज चेक करेंगे। तो अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं अब। तो अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले बेटा जो मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी ना तब आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस आप पहले सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो को वहीं पॉज करिए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में आंसर करिए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पावर बिगेन टू इंक्रीज रैपिडली इन इंडिया आफ्टर द विक्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। कौन सी ऐसी बैटल थी जिसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटरीज का एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। तो कौन सी बैटल थी? क्या वो बैटल ऑफ बक्सर थी? तो आंसर आपका नहीं होगा, नहीं थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? कौन सी ऐसी बैटल थी या कौन सा ऐसा वॉर था जिसके बाद में आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट किया था? तो वो आपकी थी बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी आपकी कब हुई थी? तो 1757 में हुई थी। कब हुई थी आपकी बैटल ऑफ प्लासी? तो आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। किसके बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर आपका ये हुआ था आपका 1764 में, ठीक है। और इसमें आपका जो था ना, इसमें दीवानी राइट्स मिले थे। दीवानी राइट्स का मतलब था जो आपका टैक्सेशन कलेक्शन का राइट था वो आपको मिल गया था ओवर द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन रीजन्स में जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो मिल गया था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हारी नहीं थी, पहली बात तो ब्रिटिशर्स हार गए थे, तो इसमें कोई भी ऐसा टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट नहीं हुआ था। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तो इसमें स्टार्ट किया था, बट ये आपका बहुत ही ज्यादा बाद का टाइम, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया था कौन सा फर्स्ट बैटल थी जिसके बाद में टेरिटरी का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था। तो ये नहीं हो सकता। तो ये आपकी इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? हु इंट्रोड्यूस? तो अब हम देखते हैं, क्या वो लॉर्ड हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था? नहीं। लॉर्ड एमरिस्ट, ये भी आंसर आपका नहीं है। लॉर्ड वेल्सली या लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसने किया था आपका? तो ये स्टार्ट किया था अपना लॉर्ड वेल्सले ने। किसने स्टार्ट किया था बेटा? लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1798 में। समझ में आ गया आपको? ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का क्या यहाँ पे रोल था? लॉर्ड हेस्टिंग आपका पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लेकर के आए थे, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग कौन सी पॉलिसी लाए थे? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, जिसमें सुप्रीमेसी मिल गई थी इनको, ठीक है। लॉर्ड एमरिस्ट, इन्होंने गवर्न किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी ना, उस टाइम पीरियड में जो गवर्नर थे, जो गवर्न कर रहे थे, वो कौन था आपका? लॉर्ड एमरिस्ट थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया था? तो ये परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए थे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सारे ऑप्शंस भी आपको साथ साथ देखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए, हु वाज द फर्स्ट किंगडम टू साइन द सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाला पहला किंगडम कौन था? तो क्या वो मैसूर था? नहीं। अवध, तंजौर, हैदराबाद, कौन सा ऐसा रीजन था, कौन सी ऐसा आपका किंगडम था जिसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन किया था? तो वो आपका था हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। अब हम बाकी रीजन को देखते हैं। मैसूर, मैसूर को फोर्सफुली अलायंस में आए थे। कब आए थे? जब टीपू सुल्तान जी की डेथ हो गई थी, तब ये आए थे, ठीक है। उसके बाद में ये कब आए थे? तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में आपका जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था। अवध, अवध को तो इसलिए कैप्चर किया गया था क्योंकि वो मिस रूल के, मतलब ऐसा बोला गया था कि वो प्रॉपर्ली, जो वहां पे नवाब है, वो प्रॉपर्ली रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपका ये हुआ था। तंजौर, आपका जो मैसूर की जो ट्रीटी हुई थी ना, उसी ट्रीटी में आपका तंजौर रीजन भी साथ में कैप्चर कर लिया गया था। तो जो फर्स्ट आपका साइन हुआ था वो कौन था आपका किंगडम? तो वो आपका था हैदराबाद। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। बाय इंट्रोड्यूसिंग विच डॉक्ट्राइन डिड लॉर्ड डलहौसी अनेक्स प्रिंसली स्टेट्स लाइक सतारा, नागपुर एंड झांसी?
कौन सी ऐसी पॉलिसी लेकर, मतलब जो लॉर्ड डलहौजी थे वो कौन सी ऐसी पॉलिसी लेकर के आए थे जिसके थ्रू वो क्या कर रहे थे, जो स्टेट से लाइक आपका सतारा हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, उनको वो एनेक्स कर रहे थे। तो वो कौन सी पॉलिसी थी? क्या वो सब्सिडरी अलायंस था? नहीं। आपका क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डायरकी था, या परमानेंट सेटलमेंट था? तो आपका जो पॉलिसी थी वो बेटा कौन सी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी। कौन सी पॉलिसी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना वो आपको कौन लेकर के आए थे? डलहौजी लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? तो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे, ठीक है। ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। डायरकी क्या होता है? तो डुअल गवर्नेंस होती है, वो आपका अभी नहीं था, वो आपका आया था आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो उसके बाद में आया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट तो वो उसमें कोई लॉर्ड डलहौजी का रोल ही नहीं है, वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल? मैंने वही चीज कहा आपसे, आपका जो अवध रीजन था वो जो कैप्चर हुआ था वो इसलिए नहीं कैप्चर हुआ था कि आप मतलब इसलिए कैप्चर हुआ था कि आप उस पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डीपली हर्ट द फाइनेंशियली कंडीशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन मिलिट्री फैमिलीज, ठीक है। तो जो एनेक्सेशन हुआ था अवध का 1856 में ड्यू टू मिसरूल, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा था, उससे जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी बहुत सारी मिलिट्री फैमिलीज की, जो सेपॉइज की फैमिलीज की थी, मिलिट्री जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कैसे खराब हो गई, ठीक है। उससे क्या उसका क्या रोल हुआ? तो यहाँ पर देखिए, द नवाब टूक ऑल द स्टेट्स वेल टू यूरोप। क्या जो नवाब थे, ठीक है, वो सारे जितना भी आपका स्टेट का वेल था वो यूरोप लेकर के जा रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। द ब्रिटिश डिसॉल्व द नवाब्स आर्मी थ्रोइंग 75,000 sepoys एंड लोकल सोल्जर्स आउट ऑफ वर्क। तो यही हुआ था आपका अवध में, जब आपका अवध रीजन मिस रूल के थ्रू कैप्चर कर लिया गया तो उसमें क्या किया गया, जितने भी वहां के सिपॉइज थे, आप समझ लीजिए आपके 75,000 सिपॉइज, बहुत मतलब अच्छा खासा नंबर है ये, 75,000 सिपॉइज को हटा दिया गया था उनके काम से, ठीक है। तो उससे बहुत ज्यादा उनकी खराब फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा खराब हो गया था। द ब्रिटिश कंप्लीटली बैंड एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। तो एग्रीकल्चर तो बैंड नहीं हुआ था, ठीक है। लैंड ओनर्स वर फोर्स टू मूव टू ब्रिटेन। क्या जो लैंड ओनर्स थे क्या उनको ब्रिटेन जाने के लिए फोर्स किया जा रहा था? तो ऐसा भी नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। Who was the last Mughal emperor to be deposed and exiled to Rangoon by the British after the revolt? हमने पढ़ा है कौन सा ऐसा लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है, जिसको जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने क्या करा था, रंगून भेज दिया था, ठीक है। तो कौन थे वो? क्या वो बहादुर शाह जफर थे? क्या वो शाह आलम सेकेंड थे? अकबर शाह टू थे? या वाजिद अली शाह थे? कौन थे? तो बेटा आपके वो कौन थे लास्ट मुगल रूलर? तो वो थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब देखिए शाह आलम टू कौन थे? तो वो 18th सेंचुरी के मुगल रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने क्या ट्रीटी साइन की थी? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी। अकबर शाह टू कौन थे? तो वो फादर थे किसके? बहादुर शाह जफर के। कौन थे वो? तो वो फादर थे किसके? बहादुर शाह जफर के, ठीक है। अब वाजिद अली शाह कौन थे? तो वो जो आपका नवाब ऑफ अवध थे ना, मतलब उसकी जो अवध रीजन है उसके नवाब थे, ठीक है। तो वाजिद अली शाह तो नवाब हो गए, तो यहाँ पे उनका कोई एम्परर का रोल ही नहीं था, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The British decision to stop minting coins featuring the name of Mughal emperor happened during the tenure of which governor general? अब बेटा देखिए आपका ये भी हुआ था कि जो आपका जो कॉइन्स बन रहे थे उसमें मुगल एम्परर के मतलब मुगल एम्परर के उसमें साइन होता था, ठीक है, मतलब उसमें पिक्चर वगैरह होती थी। तो जो इसमें पूछा गया है ये कौन सा ऐसा लास्ट मुगल आपके मुगल एम्परर थे, ठीक है, जिनको हटा दिया गया था, और मतलब कौन से किसके टेन्योर में हुआ था, ये कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम का? तो आपके कौन से गवर्नर जनरल था? क्या वो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड वेल्सी थे, या लॉर्ड बेंटिक थे? तो आपके उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे बेटा वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है।
Lord Canning officially announced in 1856 that Bahadur Shah Zafar's successor would be stripped of the imperial title of king in order to remove the emperor's name from the official coinage. जो official coins चल रहे होते हैं उससे उनका नाम officially हटा दिया गया. क्यों? क्योंकि उसके बाद बोला गया कि जो बहादुर शाह जफर के बाद जो उनके सक्सेसर्स हैं, जो उनके बेटे वगैरह हैं, ठीक है, उनके पास उनका टाइटल नहीं रहेगा. समझ में आ गया आपको? ठीक है. लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? He previously announced the imperial family would have to completely vacate their historic home in the Red Fort after बहादुर शाह passing. तो इन्होंने तो ये बोला था कि जो बहादुर शाह जफर की डेथ होती है उसके बाद में जो उनकी फैमिली है उनको रेड फोर्ट से मतलब रेड फोर्ट को छोड़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर कोई भी कॉइनेज की बात नहीं हो रही थी. ठीक है, तो इसमें लॉर्ड डलहौजी का कोई रोल नहीं था. लॉर्ड डलहौजी ने तो ये कहा था कि आपको रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा. लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूसिंग द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. तो लॉर्ड वेल्स ने तो इसीलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. लॉर्ड बेंटिक क्यों फेमस है आपके? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म सच एज लीगल अबोलिशन ऑफ सती इन 1829. जो सती प्रथा था उसको बंद करना, लीगली अबॉलिश किया था 1829 में. वो 1829 में वो किसने किया था आपका? तो वो किया था आपका लॉर्ड बेंटिक ने. किसने किया? किस टाइम पे हुआ था ये? तो 1829 में हुआ था. किसने किया था ये? तो लॉर्ड बेंटिक ने किया था. तो आपको जब बेटा आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि अगर इसका आंसर ये नहीं है, मान लिया मैंने लॉर्ड कैनिंग तो इसका आंसर था, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में तो आंसर नहीं था उसका. ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि किसका कब रोल है और किस चीज में. अगर लॉर्ड डलहौजी है तो इनका भी तो कहीं ना कहीं तो रोल था ना. क्या रोल था हमें वो भी पता होना चाहिए. ठीक है, अब हम बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर वॉज द एंसेस्ट्रल फैमिली सीट ऑफ नाना साहेब लोकेटेड? जो नाना साहेब के एंसेस्ट्रल, ठीक है, फैमिली थी, लाइक उनके जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे? अब हमें वो भी देखना है. तो वो देखते हैं, क्या वो नागपुर में रहते थे, क्या वो लखनऊ में रहते थे, क्या वो पूना में रहते थे, या फिर कानपुर में रहते थे? तो वो कहाँ पे रहते थे? ठीक है, तो आपकी जो नाना साहेब के एंसेस्ट्रल फैमिली थी ना बेटा, वो पूना में रहती थी. ठीक है, कहाँ रहती थी? पूना में रहती थी. अब देखिए, नाना साहेब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड. जो नाना साहेब थी वो कौन थे? वो अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के. ठीक है, अब वो कहाँ पे रहते थे? तो उनकी ट्रेडिशनल कैपिटल क्या थी? तो उनकी ट्रेडिशनल कैपिटल पूना थी. ठीक है, इसलिए जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्ट्रल फैमिली जो रहती थी वो कहाँ रहती थी? तो वो पूना में रहती थी. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बाकी जो पॉइंट्स है उनके यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिए हुए, वो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए. अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग did the East India Company confiscate nearly 20,000 states of Indian landlords which they failed to produce written land titles? ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रोविजन था, ठीक है, जिसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे 20,000 स्टेट्स छीन लिए थे? तो कौन सा ऐसा प्रोविजन था? क्या वो हंटर कमीशन था? क्या वो फ्रेजर कमीशन था? क्या वो इनाम कमीशन था? या वुड्स डिस्पैच था? तो आपका वो इनाम कमीशन था. क्या था वो आपका? इनाम कमीशन. इनाम कमीशन के थ्रू क्या हुआ? जो 20,000 स्टेट्स ना वो लैंडलॉर्ड से छीन लिए गए थे. ठीक है, अब हम बाकी भी देख लेते हैं. हंटर कमीशन किस लिए था? तो हंटर कमीशन आपका एजुकेशन, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो स्टेटस था ना एजुकेशन का, उसको चेक करने के लिए आपका क्या आया था? तो आपका हंटर कमीशन आया था. ठीक है, फ्रेजर कमीशन ये किस लिए आया था? ये लेकर के कौन आया था? तो ये लॉर्ड कर्जर लेकर के आए थे 1902 में. ठीक है, टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इनटू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं वो किसके थ्रू आए थे आपके? तो फ्रेजर कमीशन के थ्रू आए थे. ठीक है, और जो वुड्स डिस्पैच है आपका उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं. वो भी आपका किस लिए था? वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू क्या था आपका? एजुकेशन का चेक और आपका जितना भी स्कूल्स वगैरह के स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इनके जो फॉर्मेशन था वो आपका वुड्स डिस्पैच के थ्रू हुआ था. तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके,
So what economic policy of British ruined the traditional Indian handicraft and textiles industries? कौन सी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जिसके वजह से जो आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो पूरी खत्म हो गई, ठीक है, पूरी खराब होती चली गई? तो वो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी? Imposing heavy import duties on British manufactured goods. ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जो ग्रुप जो आपके गुड्स थे उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा देना, ऐसा क्या ब्रिटिशर्स चाहते थे? बिल्कुल नहीं, तो ऐसा क्यों ही करेंगे? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड, अलाउइंग ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ ब्रिटिश मशीन गुड्स इनटू इंडिया व्हाइल टैक्सिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल यही हो रहा था, जो आपका ब्रिटिश मशीन गुड्स हैं उसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? ड्यूटी फ्री होगी, मतलब उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स यही कर रहे थे। वाइल टैक्सिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स, और इंडियन गुड्स को अगर एक्सपोर्ट होना है, अगर वो जा रहे हैं बाहर के देशों में, तो उसमें क्या हो रहा था? टैक्स लग रहा था, जिसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट थी वो बिल्कुल र्यून होती चली गई, वो खराब होती चली गई, खत्म हो गई एट लास्ट, ठीक है। फोर्सिंग इंडियन वीवर्स टू माइग्रेट टू अर्बन सिटीज, ये ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहे थे, मतलब कोई भी ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं आई थी कि आपको मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नेशनलाइजिंग ऑल लोकल हैंडलूम्स, तो ये भी नहीं हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following was not considered a part of drain of wealth from India to Britain? ठीक है, तो इनमें से आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब वो इससे कनेक्टेड नहीं है। बाकी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं हमारे पैसे को खराब कर रहे थे, हमारे पैसे को कहीं और यूज कर रहे थे, हम पे मतलब हमारी चीजों को छोड़ के बाकी और हर जगह पे यूज हो रहा था उनका, हमारा पैसा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से जो कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को नहीं बताता है, ठीक है। सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ इंग्लिश सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, जो इंग्लिश सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनकी जो सैलरीज जाती थी वो हमारे पैसों से जाती थी, तो इसका मतलब है कि वो आपका किसका पार्ट है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। सेकंड, सैलरीज एंड अलाउंस पे टू इंडियन सेपॉयज, ठीक है। अब जो इंडियन सेपॉयज थे, जो इंडियन सिपाही थे आपके, ठीक है, उनकी जो सैलरीज जाती थी वो भी हमारे पैसे से जाती थी, तो अब वो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का नहीं आएगा पार्ट, क्योंकि वो पैसे हमारे ही यूज में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश ऑफिसेज इन इंग्लैंड, जो भी कॉस्ट लग रही थी, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसेज जो बनाने हो रहे थे इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश ऑफिसेज बन रहे थे वो हमारे पैसे से बन रहे थे, तो इसका भी क्या हो गया? आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक पार्ट हो गया, ठीक है। सेविंग्स एंड प्रॉफिट सेंट होम बाय ब्रिटिश ट्रेडर्स, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे जितना भी उनकी सेविंग हो रही थी, जितने भी उनके प्रॉफिट्स हो रहे थे वो अपने घर भेज रहे थे, ब्रिटिश भेज रहे थे, ठीक है। तो ये भी क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट है। तो इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्चरल रिसेंटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग social religious reform introduced by the British caused widespread resentment and suspicion among Indians, ट्रेडिशनल इंडियंस? अब देखो बेटा, कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था जिसकी वजह से जो इंडियंस थे ना उनके अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया कि अब क्या होने जा रहा है, ठीक है, ये तो हमारे मतलब सोशल रिलीजन में हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये भी कौन सा ऑप्शन था, हम वो देखते हैं। एबोलिशन ऑफ सती 1829 हो रहा था। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इसके थ्रू भी जो इंडियंस के सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे। ओपनिंग ऑफ गर्ल्स स्कूल एंड वेस्टर्न एजुकेशन, अब जो आपके ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, तो उनके अंदर क्या था ना कि लड़कियां जो गर्ल्स चाइल्ड है उनकी एजुकेशन पे उतना वो फोकस नहीं कर रहे थे। तो जब ये गर्ल्स स्कूल ओपन हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडियंस को खराब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस सही हैं इसमें। अब आप इसको रीजंस देख लीजिएगा। ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट्स टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज व्यूड दीज प्रोग्रेसिव लॉज
as a deliberate hostile interference in their ancient traditions and wield strategy to convert them to Christianity. उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो एजुकेशंस मिल रही है इसमें क्या सिखाया जा रहा है, ऐसा कि हमारे ही जो ट्रेडिशनल्स हैं, हमारे जो बिलीव्स है ना, वो कहीं ना कहीं उनको गलत बताया जा रहा है और क्रिश्चियनिटी की तरफ प्रमोट किया जा रहा है. तो ये इंडियंस को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था. Why did the introduction of Western education by the British create suspicion among traditional Indians? अब देखिए, जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, उससे क्या हो रहा था, जो इन ट्रेडिशनल इंडियंस थे ना, उनके अंदर एक सस्पिशन क्रिएट हो रहा था. ठीक है, वो सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश स्टार्ट करे वो क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है. अब वो देखते हैं. इट वॉज, क्या वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था? क्या ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे? तो नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. It was seen as an attempt to undermine traditional religious education and promote Christianity. Yes, ये देखा जा रहा था कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस एजुकेशन है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं साइड करके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू. इट बैंड द यूज ऑफ पेन एंड पेपर, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था. इट अलाउड ओनली गर्ल्स टू स्टडी, ऐसा भी कुछ नहीं था. सिर्फ गर्ल्स को अलाउ नहीं करा जाता स्टडी में, सबको ही अलाउड था. ठीक है. क्रिश्चियन मिशनरीज वर परमिटेड टू टीच द बाइबल इन न्यूली ओपन स्कूल्स. जितने भी स्कूल्स नए नए ओपन हो रहे थे, उसमें जो क्रिश्चियनिटी थे, जो क्रिश्चियंस थे ना, उनको ये अलाउ कर दिया गया कि आप बाइबल पढ़ाइए जा करके. ठीक है. अब बाइबल अगर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो दिक्कत हो रही थी इससे. Native Pandit and Maulvis interrupted Western curriculum as an attack on indigenous religious studies. तो उनको लग रहा था कि हमारी जो religious studies है ना, उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं. तो ये गलत चीज था. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The Religious Disabilities Act of 1850 deeply troubled Orthodox Indians because जो Religious Disability Act था, ठीक है, वो जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, जो कट्टरवादी इंडियंस थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था. अब ये क्या था? ठीक है, क्या हो रहा था? बैन द प्रैक्टिस ऑफ ऑल पब्लिक रिलीजियस फेस्टिवल्स. क्या जितने भी पब्लिक रिलीजियस फेस्टिवल्स थे उसमें बैंड हो गए थे? नहीं, हर जगह बैंड नहीं हुए थे. अलाउड अ पर्सन चेंजिंग देयर रिलीजन टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. यस, अगर कोई भी पर्सन, अलाउड अ पर्सन चेंजिंग देयर रिलीजन, अगर वो अपना रिलीजन चेंज करता है, ठीक है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, तब भी उसको उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा. ठीक है, मतलब उसकी फैमिली उसको अपनी प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते हैं. फिर जो भी उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उसमें उसका इनहेरिटेंस राइट होगा. फोर्स एवरीवन टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी विद इन 5 years. ऐसा भी कुछ भी नहीं था कि सबको फोर्स कर रहा था कि 5 साल में आपको कन्वर्ट होना ही होना है. तो ये भी कुछ नहीं हो रहा था. एबॉलिश द कास्ट सिस्टम एंटायरली. क्या कास्ट सिस्टम को एकदम खत्म कर दे? तो ये तो ब्रिटिशर्स इस चीज में तो डरते थे कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही दिक्कत होगी. तो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे वो. तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा है? बी है. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, सो आपका 14 क्वेश्चन तक हो गया है. ठीक है, आई थॉट कि आपका वीडियो फिर से लेंदी हो रहा है, तो हम इसके बाद में जो 15th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ठीक है, तब तक कि आप इतने क्वेश्चंस को फिर से देखिए, रिवाइज करिए, सारी ऑप्शंस को गो थ्रू करिए और देखिए अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके.